अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज अली और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना वायरस की दवा जल्द पाकिस्तान में तैयार की जा सकेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने अच्छी खबर सुना दी है। कहते हैं दवा के अमरीका में तजुर्बाती इस्तेमाल से बेहतर नताइज सामने आए हैं। पाकिस्तान दवा बनाने के बाद 127 ममालिक को भी बरामद कर सकता है। रेमडेसिविर दवाई कोरोना का इलाज नहीं, सिर्फ रिकवरी के दौरानियों को कम करती है। समा से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अताउर रहमान का कहना था, इस दवाई के चीन में हौसला अफजा नताइज नहीं मिले, इसलिए ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करने की जरूरत नहीं। ये जो दवाई है रेमडेसिविर, ये गिलियड कंपनी की बनाई हुई है अमेरिका में, और ये जो है ये एक कोई उसका इलाज नहीं है कोरोना वायरस का। ये सिर्फ कुछ कम कर देता है मुद्दत रिकवरी का, जिसमें कोई 30% इम्प्रूवमेंट होती है, यानी कि जो लोग 15 दिन में रिकवर करते हैं उसके बजाय 11 दिन में रिकवर करते हैं। चाइनीज ट्रायल्स के मुताबिक ये बहुत कामयाब नहीं रहा है ये दवाई, लेकिन फिर भी अच्छा है अगर ये यहाँ पे बनाई जाए और अवेलेबल हो, लेकिन इसके से गलत उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। दिस इज नॉट ए क्योर फॉर कोरोना वायरस, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। सिंध में आज सख्त लॉकडाउन किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे तक कोई घरों से बाहर नहीं निकलेगा। इस्तिस्ना हासिल कारोबार को भी काम करने की इजाजत नहीं है। सुबह खुलने वाले मेडिकल स्टोर्स को भी बंद करवा दिया गया। सख्त लॉकडाउन का एक और दिन, सड़कें फिर वीरान हो गईं। पुलिस ने जगह जगह फिर नाके लगा लिए। कराची में इस जुम्मे भी सिंध सरकार ने इस्तिस्ना हासिल कारोबार को भी बंद रखा। दूध, सब्जी, गोश्त ही नहीं, इस बार तो मेडिकल स्टोर्स को भी कारोबार की इजाजत नहीं। अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब खुलने वाले मेडिकल स्टोर्स को भी बंद करवा दिया गया। सिंध सरकार ने वाजे किया है कि दोपहर 3 बजे तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, वरना दफा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सखर में आज लॉकडाउन में मुकम्मल सख्ती कर दी गई है। शहर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर रुकावटें डालकर बंद किया गया है। मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से सड़कें सुनसान हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। जी साहिल, बताइएगा। जी देखिए, सखर में 12 बजते ही जिले इंतजामिया और पुलिस एहलकार हरकत में आ गए हैं। सखर के हम दाखिली और खारजी रास्ते रुकावटें डालकर बंद कर दिए गए हैं। बंदर रोड, मिनारा रोड, जिन्ना चौक, मिलिट्री रोड और दीगर जो इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं और ट्रैफिक को भी बंद कर दिया गया है। तो रोड और सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें कारोबारी मराकज़ का, तो यहाँ पर जो शाही बाज़ार, सराफा बाज़ार, घंटाघर और दीगर जो कारोबारी मराकज़ है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। सखर के कुछ ऐसे इलाके हैं, नवा गोट, कुरैशी गोट, गोलीमार रोड, बचल शामियानी, वहाँ पर थोड़ी बहुत लोगों की चहल पहल नज़र आ रही है। बाकी जो शहर है वो मुकम्मल तौर पर बंद करा दिया गया है। तो इस हवाले से सखर की जो सड़कें और रोड जो है वो वहाँ पर हुक्का समा है और तमाम जो ट्रैफिक और तमाम जो मराकज़ है, तजारती मराकज़, वो बंद करा दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया साहिल जोगी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने कारोबार 24 घंटे खोलने का मुतालबा कर दिया है। काशिफ चौधरी कहते हैं कि हुकूमत ने दोबारा लॉकडाउन किया तो रियासत में इंतशार फैलेगा। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन में बड़ी नरमी, लेकिन ताजर महदूद वक्त के लिए दुकानें खोलने के हुकूमती फैसले से खुश नहीं। तंजीम ताजरान के ओहदेदारान की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुतालबात सामने रखने के साथ वुज़रा को ताजरों के खिलाफ बयानबाजी न करने की शटअप कॉल दे दी। सदर काशिफ चौधरी का कहना था कि दोबारा लॉकडाउन लगाया गया तो इंतशार फैलेगा। कुछ वुज़रा एक दफा फिर लॉकडाउन की मनसूबा बंदी कर रहे हैं। अगर आपने एक दफा फिर लॉकडाउन किया तो रियासत के अंदर इंतशार पैदा होगा, रियासत की रिट मुतासर होगी। ताजिर रहनुमाओं ने बाजारों में बेहंगम रश की जिम्मेदारी खरीदारों पर डाल दी। एक बंदे ने खरीदारी करनी होती है, 5 बंदे साथ निकल आते हैं, 6 बच्चे होते हैं, ये इसके ऊपर थोड़ा सा एहतियात करें। गुज़श्ता लॉकडाउन की सारी कसर निकालने के लिए ताजिरों ने 24 घंटे दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कोरोना वायरस और मईशत को साथ लेकर चलना होगा। और कराची के ताजरों ने अवाम के हुजूम को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। कारोबार खोलने के औकात भी बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। बोले अगर सील किए गए बाजार ना खोले गए तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। हजारों की तादाद में जो अवाम आ रही है, इसको कौन SOP जैसा मदारत कराएगा? ये हुकूमत का काम है। हुकूमत को चाहिए, रेंजर्स, पुलिस।
हुकूमत और इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट सील की तो ताजिर फट पड़े। कहा 10% अफराद की सजा पूरी मार्केट को ना दी जाए। हुकूमत कारोबार करने का वक्त भी बढ़ा है। हमने पहले भी कहा था कि इसको टाइम को बढ़ाया जाए ताकि कारोबार का टाइम बढ़े, ताकि रश का मार्केट बंद नहीं होनी चाहिए। अगर 90 लोग जो हैं कारोबार सही कर रहे हैं, SOP अमल दरामद कर रहे हैं और 10% अगर नहीं सही करे 10 दुकानें बंद करनी चाहिए। कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा अतीक मीर ने खबरदार किया है कि अगर बंद की जाने वाली मार्केट्स ना खोली गई तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। सील की गई मार्केटों को फौरी तौर पर मशरूत इजाजत दी जाए कि वो कारोबार कर सकें। अगर ऐसा ना हुआ तो रश इतना बढ़ जाएगा कि शहर की सारी मार्केटें सील करना पड़ जाएंगी। तहरीक इंसाफ सिंध ने भी हुकूमती ताउन के लिए ताजरों के मुतालबे की हिमायत कर दी। लोगों को समझाइए, उनको क्लासेस दीजिए, वहाँ वीडियोस चलाइए बाहर कि तुम लोग अगर मास्क नहीं पहनोगे, तुम अगर ग्लव्स नहीं पहनोगे, सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल करोगे तो तुम ये कौन सा मर्ज अपने घर में लेके जा रहे हो खरीदारी के साथ। कराची में अब तक सदर की ज़ैनब मार्केट समेत 5000 जबकि तारिक रोड में मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स और दुकानें सील की जा चुकी हैं। लाहौर में SOPs पर अमल न करने वाली मार्केट्स में दर्जनों दुकानें सील कर दी गई हैं। पंजाब के वज़ीर सनत व तिजारत असलम इकबाल कहते हैं कि एहतियाती तदबीर पर अमल कराना ताजरों की जिम्मेदारी है, खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के बाइस लॉकडाउन ने तिजारती सरगर्मियों को भी जैसे करंटीना में डाल दिया है। पाकिस्तान की बरामदाद और दरामदाद में भी नुमायां कमी आई है। अप्रैल 2019 के मुकाबले में अप्रैल 2020 में पाकिस्तान की बरामदाद 54% कम रही, लेकिन 4 पाकिस्तानी मसनूआत कोरोना के सामने डटी रही हैं। बासमती चावल 21%, टेंट और तरपाल 32%, प्लास्टिक मटीरियल 30%, जबकि गुड़ 2% ज़्यादा बरामद किया गया। कपास, गंदम, चीनी और कोयले की बरामद में 100% कमी हुई है। टेक्सटाइल मसनूआत की बरामद में 64.52% कमी आई है। कारपेट 92%, खेलों का सामान 77%, जबकि चमड़े की मसनूआत गुज़श्ता साल की निस्बत 70% कम बरामद हुई है। खपत में कमी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत 55%, खाम तेल 86% और गैस 52% कम दरामद हुई। मजमूई तौर पर दरामदाद गुज़श्ता साल की निस्बत 32% कम हुई। दरामदाद में कमी की वजह से तिजारती खिसारे में भी 14.4% कमी आई है। अप्रैल 2019 में तिजारती खसारा 2 अरब 62 करोड़ डॉलर्स था, जो अप्रैल 2020 में 2 अरब 24 करोड़ डॉलर्स रह गया है। शब कदर की तलाश के लिए मुल्क भर में फर्जंदान इस्लाम का एतकाफ जारी है। कोरोना वायरस के बायस सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में एतकाफ की मशरूत इजाज़त दी गई है। पंजाब में एतकाफ की इजाज़त नहीं है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। एतकाफ एहतियाती तदाबीर के साथ हज़ारों महीनों से अफजल रात की तलाश में लोग अल्लाह के मेहमान बन गए। मसाजिद में SOPs का खुसूसी ख्याल रखा गया है। लोगों की तादाद महदूद कर दी गई है। कराची की जिस मस्जिद में हर बरस 80 मोतकिफीन हुआ करते थे, इस बरस यहाँ सिर्फ 8 लोग एतकाफ में बैठे हैं। मस्जिद में जरासीम कुश स्प्रे भी किया गया। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में भी लोग महदूद तादाद में एतकाफ में बैठे। खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद में भी मोतकिफीन की तादाद कम है। मसाजिद इंतजामिया ने हुकूमती हिदायत पर पूरे तरीके से अमल किया। वायरस का फैलाव रोकने के लिए पंजाब में एतकाफ की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए ख्वाजा सरा भी पेश। आयशा मुगल ने साल 2020 के कामयाब तरीन ख्वाजा सराओं की आलमी फहरिस्त में जगह बना ली है। कहती हैं कि सिनफी इम्तियाज़ के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इस्लामाबाद से फरार रब्बानी की रिपोर्ट। हम किसी से कम नहीं। 2019 में UN कन्वेंशन इन ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली ख्वाजा सरा आयशा मुगल ने कामयाबी की एक और सीढ़ी अबूर कर ली। बैनुल अक़वामी मैगजीन पिंक की जानिब से साल 2020 के 28 कामयाब तरीन ख्वाजा सराओं की फहरिस्त में पाकिस्तान की आयशा मुगल का नाम भी शामिल। तारीखी कामयाबी मिलने पर आयशा मुगल खुशी से निहाल।
ملک و قوم اور اپنی برادری کی ترقی کے لیے پہلے سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ کام کرنے کا عزم بھی ظاہر کر دیا۔ یہ چاہتی ہوں کہ میں جو کام کر رہی ہوں پالیسی میکنگ کا اور اپنی کمیونٹی کی فلاح بہبود کا جو کام ہے وہ میں آگے بھی کنٹینیو کرتی رہوں۔ وہ دن آئے جب ٹرانسجینڈر ایک پروڈکٹیو سٹیزن بن سکیں پاکستان کا۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق شینی مزاری نے عائشہ مغل کو ملک کے لیے سرمایہ قرار دیا، کہا حکومت معاشرے کے ہر پسے ہوئے طبقے کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہماری حکومت ہر اس گروپ کو جو کہ پاورلیس ہے یا جو مارجنلائزڈ ہیں ان کی امداد خاص طور پہ ہم کر رہے ہیں۔ سیکریٹری انسانی حقوق رابعہ جویری آغا کا بھی ٹویٹ پیغام، کہا عائشہ مغل جیسی شخصیات تمام افراد کی ہر شعبے میں بلا تفریق سماجی شمولیت کی راہ ہموار کر رہی ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کورونا کی صورتحال پر اجلاس، لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کی صورتحال پر وزیر اعظم کو NDMA اور وزارت صحت کی جانب سے بریفنگ، اجلاس میں کورونا سے متعلق آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ڈیرہ غازی خان کا دورہ، سابق ناظمین، چیئرمینز، اہم شخصیات کا تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان۔ عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب کا کلچر بدل گیا ہے، ہر پسماندہ علاقے کی نمائندگی میں خود کرتا ہوں، اب انتظامیہ کے پاس کوئی ناجائز کام لے کر نہیں جاتا۔ نیوز اپڈیٹس آپ نے جانی، آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے ڈاکٹرز نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں گرفتار ملزم انور مجید کا بیرون ملک علاج تجویز کر دیا۔ انور مجید کی میڈیکل رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی۔ ڈاکٹرز نے منی لانڈرنگ کے ملزم انور مجید کا بیرون ملک علاج تجویز کر دیا ہے۔ انور مجید کا امریکہ یا برطانیہ میں علاج ممکن ہے، میڈیکل رپورٹ میں ایسا کہا گیا ہے۔ انور مجید دل سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، میڈیکل رپورٹ میں ایسا بتایا گیا ہے۔ نیب نے وفاقی وزیر غلام سرور خان کے اثاثوں کی چھان بین شروع کر دی ہے، خاندان کے 6 افراد کے نام پر موجود زمینوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی وزیر ہوابازی نیب کے ریڈار پر آ گئے، غلام سرور خان کتنے اثاثوں کے مالک ہیں، نیب نے متعلقہ حکام سے ساری تفصیلات مانگ لیں۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو متعلقہ پٹواری کے ذریعے مکمل ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت۔ کلیکٹر آفس سے پوچھا گیا ہے کہ وفاقی وزیر ان کی بیٹی کے نام پر آج تک جتنی جائیدادیں خریدی یا فروخت کی گئیں سب کی تفصیلات دی جائے۔ غلام سرور کے خاندان کے 6 افراد کے نام پر موجود زمینوں کا ریکارڈ بھی طلب۔ حکام کا کہنا ہے ریکارڈ حاصل کرنے کے بعد غلام سرور خان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب چیئرمین نیب جاوید اقبال نے افسران سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی اور اقربا پروری کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ نیب نے اپنے قیام سے اب تک لوٹے گئے 328 ارب روپے برآمد کیے۔ اسلام آباد میں فورینسک لیبارٹری کے قیام سے تفتیش کا معیار بہتر ہوا۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ 4 سال سے سیاست میں ہوں، نیب کو میرے خلاف جو کارروائی کرنی ہے ضرور کرے، مگر جو 3 بار اقتدار میں رہے ان کا بھی پورا احتساب ہونا چاہیے۔ نیب نے جو کارروائی کرنی ہے ضرور کرے، میں نیب کے اس ایکشن کو ویلکم کہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ نیب خود مختار ادارہ ہے، نیب کو انکوائریز کرنی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، اکراس دی بورڈ کرنی چاہیے، وائنڈ اپ کریں جی۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جنہ کھادیاں گاجراں انہاں دے پیٹے پیڑ ضرور پینی ہے، پیڑ ضرور اٹھنی ہے۔ سندھ کے سیاسی کھلاڑی حلیم عادل شیخ نے اپنے خلاف زمینوں کی مبینہ جعلسازی کیس پر بھڑک اٹھے، جوڈیشل کمیشن کو چیلنج دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کو کرپٹ قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں اگر حلیم عادل شیخ قصوروار ہوئے تو پارٹی بھی ایکشن لے گی۔ ہمارے سرکاری ملازمین جن سے تم رشوت کے پیسے لیتے ہو، جن سے تم کمیشن میں کٹ لیتے ہو، ان کی شکایتیں پڑی ہوئی ہیں، تم نے آج تک وہ انکوائریاں تو نہیں ہوئی۔ میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ آئیے اور وہ سارے کیسز نکلوائیے۔ ہمارے آدمی پر انگلی کیسے اٹھائی؟ جام شوروں کی زمینوں میں مبینہ فراڈ پر حلیم عادل شیخ کے خلاف اینٹی کرپشن میں انکوائری مکمل ہونے کی خبر نے پی ٹی آئی سندھ میں ہلچل مچا دی۔ اگر حلیم عادل شیخ گلٹی ہوں گے تو پارٹی بھی ان کے خلاف ایکشن لے گی، کورٹ تو لے گی، سندھ حکومت بھی لے۔
हलीम आदल शेख ने अपने खिलाफ न सिर्फ जुडिशल कमीशन को चैलेंज दिया बल्कि वजीर आला को भी करप्ट करार दे दिया। मैं इसको वेलकम करता हूँ, जुडिशल कमीशन को चैलेंज करता हूँ। और अब आता हूँ मुराद अली शाह साहब, जो सर से पैर तक करप्शन में, चोरी में, बददियांती में लिपटा हुआ मुराद अली शाह मुझ पे कीचड़ उछालेगा। साबित करो कि उस जमीन के अंदर मैं उसका चेयरमैन हूँ। साबित करो, शाम को पेपर दो कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट न था, हाँ मेरे कजन का है। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक हलीम आदल शेख समेत 14 अफराद ने 41 करोड़ मालियत की 207 एकड़ जमीन जालसाजी से अलाट कराई। हलीम आदल शेख व दीगर के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट आला हकाम को भेज दी गई है। कत्ल हो जाए तो एक तफ्तीशी अफसर को सिर्फ 350 रुपये तफ्तीश के लिए मिलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एडिशनल IG का नया इंकशाफ। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का पुलिस निज़ाम पर बरहमी का इजहार। कहा, सिर्फ 350 रुपये देने का मतलब पुलिस अफसर को खुद करप्शन की तरगीब देना है। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इंसाफ में ताखीर से मुतालिक केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुलिस का एक और इंकशाफ। अदालत आलिया ने एक बार फिर पुलिस निजाम पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी को 350 रुपये देने का मतलब है सिस्टम उसे खुद कहता है करप्शन करो। वफाकी हुकूमत का तलबा को बड़ा रिलीफ। 9वीं और 11वीं के तलबा को इम्तहानात के बगैर अगली क्लासों में तरक्की दे दी गई। 10वीं और 12वीं के तलबा को 3% इजाफी नंबर मिलेंगे। 40% मज़ामीन में फेल तलबा को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। तलबा का साल जाया होने से बचाने का फॉर्मूला, कौन सी क्लासेस के तलबा को प्रमोट किया जाएगा, कौन कौन फायदा उठाएगा, इजाफी नंबर किसको और कितने मिलेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तालीम शफकत महमूद ने सारा फॉर्मूला बयान कर दिया। 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो गए। अगले साल जब वो अपने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिजल्ट है उसकी बुनियाद पे जो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान है वो कैलकुलेट कर फॉर्मूला अप्लाई करके फैसला किया गया कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाएगा। वजीर तालीम ने पहले 9वीं और 11वीं क्लास में 40% मज़ामीन में फेल होने वाले तलबा के लिए भी खुशखबरी सुना दी। 40% सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं 9वीं में और 11वीं में, उनको पासिंग मार्क्स दे दिए। शफकत महमूद का कहना था कि जो तलबा रिजल्ट से मुतमईन नहीं या जो इजाफी मज़ामीन का इम्तिहान देना चाहते हैं और जो 40% से ज्यादा मज़ामीन में फेल हैं, उनके सितंबर और नवंबर में खुसूसी इम्तिहानात लिए जाएंगे, जबकि यूनिवर्सिटीज में दाखिले के हवाले से फैसला HEC और यूनिवर्सिटीज मिलकर करेंगे। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। बराह रास्त चलेंगे आपको कौमी असम्बली, जहाँ सद उमर इजहार ख्याल कर रहे हैं। जर्मनी में, UK में, फ्रांस में, भारत में, ईरान में कहीं तो ये तजुर्बा हो जाता ना, ये नहीं मुमकिन है। इस वबा ने फैलना है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, जहां पर हमने देखा है कि जरा काबू भी पाया गया है ज्यादा सख्ती करने के बाद। जैसे इस सख्ती में थोड़ी सी नरमी की गई है तो वबा ने दोबारा फैलना शुरू कर दिया है। हमने साउथ कोरिया के अंदर ये देखा, हमने सिंगापुर के अंदर देखा, आपने भी सुना होगा वुहान में दोबारा केसेस आने शुरू हो गए, चीन का वो शहर जहां से ये शुरू हुआ था। तो इस वबा के साथ हमने चलना है। अब सवाल ये है कि क्या करना है, और इसमें मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दे दूं कि जो मुख्तलिफ पॉलिसियां हैं कि बहुत ज़्यादा लॉकडाउन, हमारे यहाँ पे लीडर मौजूद हैं जो बहुत स्ट्रांगली इसमें यकीन रखते हैं और उनका वाकई में उनका दिल से यकीन है कि सही पॉलिसी, जैसे उन्होंने कहा लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। UK, बरतानिया की और स्वीडन का मुवाजना कर लेते, दोनों यूरोपियन ममालिक, दोनों अमीर ममालिक, दोनों में पढ़े लिखे लोग, दोनों के हेल्थ सिस्टम अच्छे। बरतानिया ने यह फैसला किया कि बड़ा सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। शुरू में नहीं था, शुरू में बोरिस जॉनसन जो थे उसके हक में नहीं थे, लेकिन फिर वो भी मान गए और बड़ा सख्त लॉकडाउन किया गया और कई हफ्तों वो लॉकडाउन चला। अब उसमें जरा नरमी की जा रही है। दूसरी तरफ स्वीडन था, स्वीडन ने कहा कि ये हम मईशत का पहिया बंद कर दें, लोगों से रोजगार छीन लें, सबको घरों पे बंद कर दें, ये ठीक हिकमत अमली नहीं है। टारगेटेड होना चाहिए, जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं उसको सिर्फ बंद करें, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है सिर्फ आप उसको बचाने की, महफूज करने की कोशिश करें, लेकिन मजमूई तौर पर बंदिशें लगाने की ज़रूरत नहीं है। नतीजा आज सुबह का मैंने खुद ये नंबर्स बैठ के कैलकुलेट किए, जब से ये वबा फैली है स्वीडन में, जहां पे ये हैवी लॉकडाउन नहीं हुआ, वहां पे फी 10 लाख आबादी के तनासुब से तकरीबन 350 अमवात हुई हैं। 10 लाख की आबादी पे 350 अमवात।
برطانیہ جہاں بڑا ہیوی لاک ڈاؤن کیا گیا, دنیا کے بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم وہاں پر موجود ہے, وہاں پر فی 10 لاکھ آبادی 500 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. تو یہ بھی بالکل واضح ہے کہ یہ جیسے ریاض پیرزادہ صاحب کہہ رہے تھے, ہوا سے پھیلتی ہے, ہائیلی انفیکشس ہے, انفلوئنزا سے کہیں زیادہ یہ انفیکشس ڈیزیز ہے, بڑی آسانی سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ویکٹر جو ہے یعنی ڈیزیز جس نے کیری کرنی ہے, جس نے بیماری کیری کرنی ہے وہ انسان ہے. تو یہ ڈنگی تو ہے نہیں کہ مچھر مار دیں گے تو ختم ہو جائے گا, انسان کو تو نہیں ہم ماریں گے. تو اس کی وبا جو ہے یہی وجہ بنی ہے کہ سب پھیل رہی ہے. تو اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ ویکسین نہ کوئی دریافت کی جائے, اس وقت تک ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور تمام دنیا آہستہ 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 وہیں پہنچ رہی ہے جہاں پر یہ سفر شروع ہونے کے وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پالیسی ڈیسیشن تھا. انہوں نے جب شروع میں یہ بات کی تو بہت سخت تنقید کی گئی ان کی. انہوں نے کہا کہ مجھے خوف صرف وبا کے پھیلنے اور اس سے اموات کا نہیں ہے, مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ جو بندشیں لگائی جائیں گی اس سے جو بھوک میں اضافہ ہوگا, جو افلاس بڑھے گا, جو بے روزگاری پڑے گی, جو معاشی بدحالی آئے گی, خاص طور پہ پاکستان کے غریب کی اور پاکستان کے سفید پوش متوسط طبقے کی. اور یہ پاکستان کی آبادی کا کوئی چھوٹا حصہ نہیں ہے, یہ شاید جو بہت امیر ممالک ہیں ان کا یہ چھوٹا حصہ ہو, لیکن پاکستان کی آبادی کا یہ 2/3 سے زیادہ حصہ ہے. جیسے کہ پائی جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے, انہوں نے ریسرچ جب کی تو اندازہ یہ لگایا کہ تقریباً 1 کروڑ سے 1 کروڑ 80 لاکھ خاندان جو ہیں ان کی آمدنی میں جو ہے وہ یا مکمل طور پہ ختم ہو گئی یا اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے, اس بے روزگاری کی وجہ سے, جو بندشوں کی وجہ سے آئی ہے. تو جو ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ توازن کی ضرورت ہے, آپ نے اپنے لوگوں کو معاشی بدحالی سے بھی بچانا ہے, ان کا روزگار چھننے سے بھی بچانا ہے, ان کو جو تمام مسائل معاشی بدحالی سے آتے ہیں ان سے بھی ان کو بچا کر رکھنا ہے, اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ وبا ایسے نہ پھیلے کہ آپ کا صحت کا نظام مفلوج ہو جائے. یہی آپ کو نظر آ رہا ہے اب دنیا کے اندر. لوگ کہتے ہیں جی وہ پیک سے اوپر نیچے آ گئے تھے تو اس لیے وہاں پر آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. پہلی تو امریکہ میں یہ نہیں ہوا, رشیا کے اندر یہ نہیں ہوا, بھارت کے اندر یہ نہیں ہوا. یہ تمام وہ ملک ہیں جہاں پہ پیک کراس نہیں ہوئی تھی, جہاں پہ کئی کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا تھا, اور انہوں نے آسانیاں پیدا کرنی شروع کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ نظر آنا شروع ہو گیا جو عمران خان 2 مہینے پہلے دیکھ رہے تھے, جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ میرے ملک کے کمزور طبقے کے ساتھ ہونا ہے. تو اس کے باوجود کہ مثال صرف اگر میں امریکہ کی لے لوں کہ ایک دن کے اندر تقریباً 2500 سے 3000 لوگوں کی موت واقع ہو رہی تھی, 40 ریاستوں نے امریکہ کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کرنی ہے اور لوگوں کو واپس روزگار پر جانے کا موقع دینا ہے. اب ہم نے یہی جو ہماری سوچ تھی, پاکستان کے ہم نے اعداد و شمار سامنے رکھے, کس طریقے سے پاکستان میں یہ وبا پھیل رہی ہے اس کو سامنے رکھا, اور اپنے صورتحال کو دیکھ کے, یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, اس بات پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے, ہم مغرب کی اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی چیز یورپ میں ہو رہی ہے, برطانیہ میں ہو رہی ہے, امریکہ میں ہو رہی ہے, ہم آنکھ بند کر کے نہیں کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں کی مدد سے ہم فیصلے کر رہے ہیں, اور آپ کو فخر ہوگا, بحیثیت قوم فخر ہوگا کہ پاکستان کے اندر ورلڈ کلاس ایپیڈیمولوجسٹ بھی موجود ہیں, یعنی وبائی بیماریوں کے امراض کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور ورلڈ کلاس ڈیٹا سائنٹسٹ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. ان کی مدد سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. آگے اب ہمیں بڑھنا ہے. اس کے باوجود یہ غور سے سن لیں, اگر کسی کے ذہن میں یہ کلیرٹی نہیں ہے, اگر آپ کو یاد ہو وزیر اعظم نے اپریل کے آخر میں خطاب کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو خدا نہ خواستہ مئی کی 15-20 تاریخ تک یہ مرض ادھر تک پہنچ سکتا ہے جہاں یہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے. اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, پاکستانیوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس قبول کیا, اور آج وبا بڑھ گئی ہے, کیسز بڑھ گئے ہیں, اموات بڑھ گئے ہیں, لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وفاقی وزیر اسد عمر اظہار خیال کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.